तो आज मंत्रिमंडल विस्तार का मंगल दिन है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार को उठ रहे तमाम सवालों से पर्दा उठ जाएगा। दोपहर 12:30 बजे आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनेंगे। नाम तय हो चुके हैं। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन जैसे नाम सामने हैं। इसके साथ ही जेडीयू की बात करें तो लेसी सिंह, श्रवण कुमार और कई ऐसे नाम हैं जिस पर न्यूज 18 पहले ही बता चुका है। आपको बता दें कि बीएसपी से जेडीयू में शामिल हुए जमा खान को भी मंत्री बनाया जा रहा है। दोपहर 12:30 पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और सुबह 7 बजे से ही न्यूज 18 मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखा रहा, हर जानकारी आपको बता रहा है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं जो इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। साथ ही साकेत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास के बाहर बने हुए हैं। हम सीधे रुख करते हैं साकेत का। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात हम करें विभागों की तो क्या बताया जा रहा है, क्या यह तय है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है बीजेपी कोटे के मंत्रियों को? देखिए, जब सरकार का गठन हुआ था और जब मंत्रिमंडल का जिस समय मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, उसी समय विभाग जो है वो बांट दिया गया था कि बीजेपी कोटे में तकरीबन 18 विभाग है जो दे दिया गया था उसी समय, और जेडीयू कोटे में उन्हीं मंत्रियों पे, चूंकि 7 मंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री मिलाकर बीजेपी के कोटे से थे, तो 7 मंत्रियों में इन सभी विभागों को बांटा गया था जो बीजेपी कोटे के विभाग थे। तो जो बीजेपी के मंत्री आज शपथ लेंगे उनको उन्हीं विभागों में से दिया जाएगा जिसमें 18 विभाग है। तो माना जा रहा है कि जब शपथ लेने के बाद आज शाम तक ये साफ कर दिया जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। तो निश्चित तौर पर जो बातें आ रही है, मंत्रिमंडल विस्तार होने के तुरंत बाद शाम के वक्त तक ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी कोटे से जो मंत्री आज बने हैं उनको कौन कौन सा विभाग दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज पहले ही साफ हो चुकी है कि जो 18 विभाग हैं उनको बीजेपी कोटे में रखा गया है, और जो 7 बीजेपी के मंत्री बनाए गए थे जब मुख्यमंत्री ने ओथ लिया था, जब सरकार का गठन हुआ था, तो उसी समय जो ये 7 मंत्री थे उन्हीं में ये सभी विभाग बांटे गए थे। तो ये अब समझना आसान है क्योंकि 18 ही विभाग ऐसे हैं जिसमें कि बीजेपी को मिलना है। तो कब जैसे ही मंत्रिमंडल का यहां पर ओथ हो जाएगा उसके बाद सभी विधायकों को ये बता दिया जाएगा जो मंत्री बनेंगे कि आपको कौन कौन से विभाग मिलेंगे। तो ये सब खाका तैयार कर लिया गया होगा। हमारे पास जैसे जैसे ये सूचना अलीम आएगी वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर किस कौन से मंत्री बने हैं, किनको कौन सा विभाग मिलने वाला है, ये तमाम चीजें हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो क्षेत्रीय समीकरण है उसका खासा ख्याल इस बार भी मंत्रिमंडल में रखा गया है। युवा चेहरे पर यहां पर ज्यादा कह सकते हैं जोर दिया गया है बीजेपी की तरफ से भी। युवा के साथ साथ जो फर्स्ट टाइमर है, आप देखिए कई ऐसे विधायक हैं जो कि अभी तक 1 या 2 बार जीत कर आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। चलिए साकेत, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, अगर हम नजर डालें जेडीयू कोटे से जो नाम अभी तक सामने आए हैं उन नामों पर अगर नजर डालें तो नीतीश कुमार ने तमाम उन पुराने लोगों को मौका एक बार फिर से दिया है, जबकि जो लोग हार गए, ज्यादातर नीतीश कुमार के मंत्री जो हैं वो हार गए इस बार चुनाव, उन जगहों पर कुछ एक नए नाम शामिल हो रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको? क्या वजह है कि नए नामों को ज्यादा से ज्यादा शामिल नहीं किया गया है जबकि पुराने चेहरों पर ही ज्यादा विश्वास जता रहे नीतीश कुमार? देखिए, ऐसा नहीं अलीम, संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अशोक चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, विजय चौधरी ऐसे नेता हो, इसके अलावा अगर इस बार देखें तो श्रवण कुमार, मदन सहनी, लेसी सिंह, ये वो चेहरे हैं जो इसके पहले भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जमा खान, जयंत राज या सुमित सिंह जो शीला मंडल हैं, ये वो नाम हैं जिनको पहली बार मौका मिला है, जो पहली बार इसमें से 2-3 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अनुभव और युवा चेहरे दोनों को बराबर मौका दिया है नीतीश कुमार ने। और देखिए इसके पीछे एक मजबूरी भी है।
43 विधानसभा सीट जीतकर आई थी जेडीयू। उसके बाद एक जमा खान जो बसपा में थे वो शामिल हुए जेडीयू में, संख्या बढ़ते थी 44। उसके बाद सुमित सिंह ने, निर्दलीय जो विधायक थे, उन्होंने खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। तो एक तरीके से जेडीयू के पास 45 विधायक थे। उस 45 विधायक में उन्हें के नीतीश कुमार को ऐसे मंत्रियों को चुनना था जो आने वाले समय में जेडीयू को मजबूती प्रदान करे। जेडीयू का 5 साल का रोड मैप क्या होगा, ये बहुत कुछ इन मंत्रियों के ऊपर भी निर्भर करता है कि ये अपने काम से कैसे बिहार की जनता का दिल जीतते हैं जी। तो उसमें संख्या में, कम संख्या में तमाम समीकरण साधना था, चाहे क्षेत्रीय समीकरण साधना हो या फिर जातीय समीकरण, क्योंकि बिहार के सियासत में जाति के बिना आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इस बार की भी तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। नीतीश कुमार के अगर समीकरण को देखें, जिनके बारे में चर्चा थी कि लौकुश समीकरण, पुराने समीकरण नीतीश कुमार वापस लौट रहे हैं। इस समीकरण में भी अगर देखिए तो उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तो इस समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की। उसके बाद सवर्ण जो वोटर थे नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहते थे। इस मंत्रिमंडल में अगर आप देखें तो 3 सवर्णों को जगह मिली है, संजय झा, सुमित सिंह और लेसी सिंह। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने सवर्णों को भी पूरा मैसेज देने का कोशिश किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार ने मुस्लिम मतदाताओं को भी मैसेज देने की कोशिश किया है। जमा खान जो बीएसपी से शामिल होकर जेडीयू में शामिल हुए, बीएसपी में विधायक बनने के बाद बीएसपी के टिकट पे, उसके बाद जेडीयू में जब शामिल हुए तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। यानी कि मुस्लिम समाज को भी मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भले ही हमारे एक भी विधायक जीतकर नहीं आए हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार के लिए बहुत करीब है। तो कुछ ऐसे समीकरण हैं। इसके अलावा इस बार अगर आप देखें तो जयंत राय जो युवा चेहरे हैं, पहली बार जीत कर आए हैं और उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिलने की चर्चा है। युवा, खासकर वो बांका के इलाके से आते हैं, तो कुशवाहा जाति से आते हैं। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि उसी तरफ से सम्राट चौधरी जी ने, बीजेपी ने मंत्री बनाए, वो भी कुशवाहा कोटे से आते हैं। तो समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में। अनुभव के साथ साथ युवा चेहरे को भी ऊपर दाव लगाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, आने वाले 5 साल के लिए नीतीश कुमार ने रोड मैप तैयार किया अपने पार्टी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जिन मंत्रियों को मौका मिला है अली, उनसे पूरी अपेक्षा की जाएगी नीतीश कुमार के तरफ से कि ये न सिर्फ जातीय समीकरण साधने की कोशिश करे, क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश करे, साथ ही अपने काम से जनता का दिल जीतने की कोशिश करे, ताकि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हो तो इसका फायदा, इस चेहरों का फायदा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को मिल सके। अली, चलिए साकेत, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी जब भी ऐसे नामों को सामने लाती है तो काफी हैरत में डालती है। खासकर जब बात करें, जब उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आया था तो 2 चेहरे ऐसे आ गए थे जिसको शायद उन चेहरों की उम्मीद नहीं थी, उन नामों की उम्मीद नहीं थी। इस बार अगर बात करें तो जनक राम जो सांसद रह चुके हैं गोपालगंज से, वहां की सीट अब जेडीयू कोटे में चली गई तो वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उसके अलावा गोपालगंज से ही सुभाष सिंह जो तीसरी चौथी बार जीत कर आ रहे हैं, अब से पहले उनको मौका नहीं दिया गया, इस बार मौका दिया जा रहा है। तो जेडीयू, माफ कीजिएगा, बीजेपी के नामों की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, किस तरह से देखते हैं इन नामों को? क्या कुछ सोचकर इन तमाम नामों को आगे लाया गया? देखिए अलीम, एक चीज तो तय है कि बीजेपी ने जो इस बार स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जो पुराने मंत्री थे पिछले मंत्रिमंडल में, जिनको जगह मिली थी, उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। 1-2 नाम है, जैसे कि प्रमोद कुमार एक नाम है जो कि पिछले मंत्रिमंडल में भी थे, और दूसरा नाम मंगल पांडे का है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सभी नए चेहरे हैं। कोई भी चेहरा आज से पहले कभी मंत्रिमंडल में नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर, हालांकि सम्राट चौधरी जेडीयू कोटे से जब थे तो वो एक बार मंत्री वो भी थे, लेकिन बीजेपी में जब से आए तब से उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तो सभी चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं नए हैं बिहार बीजेपी के चेहरे। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको तो देखा ही गया है। साथ ही साथ युवा चेहरों पर बीजेपी ने भी इस बार दाव लगाया है। चाहे वो आप नीरज बबलू का नाम उठा लें, नितिन नवीन को देख लें, आलोक रंजन झा को अगर आप देख लें, सुभाष सिंह को देख लें, ये सभी चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं। और एक मैसेज देने की कोशिश यहां बीजेपी की होगी कि युवा सोच के साथ जिस तरह से लगातार बीजेपी कहती है वो यहां पर देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ा धमाका बीजेपी की तरफ से ये किया गया, जिस तरह से शाहनवाज हुसैन को दिल्ली से, केंद्र की राजनीति से बिहार में लाया गया,
और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जब उनको यहां पर लाया गया था और एमएलसी बनाया गया था उसी समय से मान के चला जा रहा था कि शाहनवाज हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी बिहार में मिलेगी। और आप देखिए इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का तय माना जा रहा था तो वो शाहनवाज हुसैन का, और उस पर मुहर भी लगी। शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में उतारकर उनको एक मंत्री पद दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मैसेज बीजेपी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खास करके मुस्लिम समुदाय जो है, उसको देने की कोशिश में है कि जो लगातार ये बातें होती है कि अल्पसंख्यकों का बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा भविष्य नहीं है, उनको दरकिनार किया जाता है, उसको एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की है। साथ ही साथ जो सीमांचल और जो किशनगंज, अररिया उस तरफ के जो पूरे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, उस पूरे इलाके को साधने की कोशिश होगी। क्योंकि जब एमएलसी यहां पर बनाया गया था शाहनवाज हुसैन को, तो सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि शाहनवाज हुसैन के आने से सीमांचल के इलाके में जो पार्टी है वो मजबूत होगी, और कहीं ना कहीं उसी दाव को यहां पर बीजेपी ने खेला है। और इसके क्या परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन ये तो तय कर दिया बीजेपी ने कि उनको उनके पार्टी में भी जो मुस्लिम नेता है उनको भी हाशिए पर नहीं रखा जाता है, बल्कि मेन स्ट्रीम में उन्हें भी लाया जाता है, उन्हें भी मंत्री पद दिया जाता है। इसी तरह सवर्ण कोटे से नीरज बबलू, आलोक रंजन झा या सुभाष सिंह, ये तमाम नाम है। उसके बाद पहले ही दलित कोटे से यहां पर पहली बार जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जब मुख्यमंत्री के साथ सब मंत्रियों ने शपथ ली थी, उसी समय दलित नेताओं को भी जगह दी गई थी, जिसमें रामप्रीत पासवान है जो कि मिथिलांचल के इलाके से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जिस इलाके से बीजेपी जीत कर आई थी, उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंत्री देने की कोशिश की है। आप देखिए चंपारण के इलाके में देखिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से कई मंत्री के नाम आपको वहां पर दिखेंगे, चाहे वो डिप्टी सीएम रेणु देवी की बात करें या फिर और भी नाम, प्रमोद कुमार आते हैं मोतिहारी से, उनकी नाम नौतन से फिर जीत कर आए हैं। तो तमाम लोगों को जगह दी गई है। इसी तरह कोसी और सीमांचल के इलाके से नीरज बबलू को लाया गया है मंत्रिमंडल में। फिर आलोक रंजन झा को, सहरसा से विधायक है, वो कोसी के इलाके से आते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तारकिशोर प्रसाद खुद सीमांचल इलाके से आते हैं, कटिहार से जीत कर आते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मिथिलांचल के इलाके से पहले ही कई नाम आए थे, हालांकि ये कहा जा रहा था कि नीतीश मिश्रा को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया है। उनकी जगह जेडीयू कोटे से जो एक ब्राह्मण उम्मीदवार को जगह दी गई है, संजय झा को। तो ये तमाम राजनीतिक समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की गई है दोनों दलों के द्वारा, चाहे वो जेडीयू की बात करें, चाहे वो बीजेपी की बात करें। इन लोगों ने कोशिश की है कि जो ये मंत्रिमंडल बन रहा है, इस मंत्रिमंडल में हर वो चेहरे दिखे जो कि हर समाज को यहां पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट करे। तो ये कोशिश जरूर की गई है। अब चूंकि आज ओथ है और उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि किस विधायक को, जो मंत्री बन रहे हैं, उनको कौन सा विभाग देगा, तो इसमें अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि जो राजनीतिक और सामाजिक समीकरण है उसे साधा जाए, युवा चेहरे को सबसे ज्यादा मौका दिया जाए, जो कि लगातार नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं युवा भारत। तो इसको कहीं ना कहीं प्रूफ करने के लिए बीजेपी ने ये पूरा मंत्रिमंडल तैयार किया है। और इसमें जितने भी आप चेहरे देखेंगे, इक्का दुक्का चेहरे अगर हम छोड़ दें, तो सभी आपको युवा और नए चेहरे यहां पर दिखने वाले हैं। जी चलिए आनंद, बीजेपी की अगर बात करें तो सिर्फ 2 पुराने नाम, बाकी सारे नए नाम, और अगर जेडीयू की बात करें तो सिर्फ 2 नए नाम, बाकी सारे पुराने नाम। कैसे देखते हैं आप इसको? बीजेपी ने नया दाव खेला है, नए चेहरों पे उन्होंने दाव लगाया है ताकि आने वाले समय में पार्टी को मजबूती मिल सके। बीजेपी की इसके पीछे जरूर कोई बड़ी रणनीति होगी, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू अभी भी अपने अनुभवी लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में है। और इस बार के मंत्रिमंडल के अगर तस्वीर देखें मंत्रिमंडल की, तो जेडीयू की तरफ से साफ साफ है कि नीतीश कुमार ने उन्हीं अनुभवी चेहरों पर दाव खेला है जो लगातार नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से राजनीति करते आए हैं। देखिए इसमें इस बार अलीम कुछ और भी दिलचस्प बातें देखने को मिल रही इस मंत्रिमंडल विस्तार में। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 2 ऐसे चेहरे मंत्री बनने वाले हैं। अशोक चौधरी जेडीयू की तरफ से बने हुए हैं और जो जनक राम है उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये 2 ऐसे नेता हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं, अशोक चौधरी और नहीं
जनक राम। अब दोनों को राजभवन कोटा से, जो राज्यपाल कोटा से होता है, दोनों को एमएलसी बनाया जाएगा, उसके बाद ही वो आगे मंत्री बने रहेंगे। तो ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है कि बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2 ऐसे मंत्री बन रहे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको याद होगा कि तीसरे फेज में बिहार में चुनाव हुआ था सीमांचल और कोसी और मिथिलांचल के इलाके में, जहां पे एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती मिली थी और सबसे ज्यादा सीट मिली थी अंतिम फेज के चुनाव में। इस बार के समीकरण को अगर आप देखें तो कोसी और सीमांचल का इलाका है, वहां से लगभग 5 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, बीजेपी और जेडीयू मिला के। तारकिशोर प्रसाद हो या फिर लेसी सिंह हो। इसके अलावा अगर कोसी इलाके से अगर आप देखें तो नीरज कुमार बबलू, आलोक रंजन झा और विजेंद्र यादव, ये 5 चेहरे आते हैं। तो आप एकदम बिल्कुल तस्वीर साफ है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर एक ऐसे मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की है जिसमें से कोई खास एरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अभी भी बहुत सारा ऐसा इलाका है जो कैमूर, बक्सर और आरा वाला जो इलाका है, वहां पे आनंद बीच में आपको रोकूंगा। तो क्या ये माना जाए कि दोनों पार्टियों ने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम इन इलाकों को सौगात भी देंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों से बीजेपी या जेडीयू को वोट नहीं मिला, क्या यह माना जाए कि वहां बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है दोनों पार्टियों ने? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। अगर आप इलाके वाइज देखें तो अगर मान लीजिए आप सारण के इलाके में लेते हैं तो जेडीयू ने भले ही उधर से किसी को नहीं दिया हो, लेकिन बीजेपी ने उधर से बहुत अपने चेहरे को उतारा है। खासकर अगर आप देखें तो जो सुभाष सिंह हैं उन्हें मौका मिला है, जनक राम उन्हें मौका मिला है, और ऐसी खबरें आ रही है कि सुनील कुमार जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। तो हर इलाके पर ध्यान दिया गया। देखिए, मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो इसमें 2 और भी पार्टियां हैं। अगर आप देखें वीआईपी और हम, तो उन चारों पार्टी को अगर मिला लें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो फिलहाल छूटा हुआ दिख रहा है। मंत्रिमंडल का जब गठन होता है हालिम, तो तमाम पार्टियों की कोशिश होती है जो गठबंधन के सहयोगी होते हैं कि ऐसे मंत्रिमंडल का गठन किया जाए जहां से किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा सके। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस क्षेत्र से आपको बहुत ज़्यादा सीटें मिलकर आई हैं तो उस पर नजर इनायत कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोसी मिथिलांचल का ऐसा इलाका है। अगर आप मिथिलांचल को भी जोड़ लें तो संजय झा, इसके अलावा शीला मंडल, मदन सहनी, ऐसे अगर नाम देंगे तो मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल इलाके में अगर इस मंत्रिमंडल में देखें तो लगभग 8 से 9 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिला है। तो ये वो जगह है, ये वो इलाका है जहाँ से जेडीयू और बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिला था। तो इसी वजह से एनडीए की पूरी कोशिश है कि मंत्रिमंडल में उन क्षेत्रों को कुछ ज़्यादा तवज्जो दिया जाए जहां से उन्होंने जनता ने शानदार मैंडेट दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3rd फेज के चुनाव में जहां से सबसे ज़्यादा फायदा मिला था एनडीए को, ये वही इलाका था, मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के इलाके से। तो जाहिर सी बात है इस मंत्रिमंडल में वो तस्वीर भी आपको दिखेगी जब वहाँ उस इलाके से कुछ मंत्रियों को ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ हालिम, इस मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि अनुभव के साथ साथ युवा चेहरों पर भी मौका दिया जाए। और खासकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने नए चेहरे पर दाव खेला है, तो उसके पीछे वजह साफ समझी जा सकती है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में बीजेपी अपने दम पर भी मजबूती से खड़ा हो। दूसरी तरफ जेडीयू को अभी भी लगता है कि उनके पास अनुभवी नेताओं की ज़्यादा जरूरत है इस वक्त पार्टी में। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आरसीपी सिंह को बनाया गया तो जेडीयू ने बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं सोचा, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल में अगर आप देखें तो भले ही जमा खान, सुमित सिंह और जो जयंत राजा, वैसे चेहरों को मौका मिला है, लेकिन बावजूद इसके सुमित सिंह दूसरी बार विधानसभा में जीत कर आए हैं। लेसी सिंह इसके पहले भी मंत्री बन चुके हैं। जमा खान भले ही बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े हों, लेकिन वो उनके पास भी लंबा अनुभव है और उन्होंने बीएसपी में लंबे समय से राजनीति की है। तो एक अनुभव को खास तवज्जो दिया है नीतीश कुमार ने। चलिए, नीतीश कुमार ये मानते हैं आनंद के अनुभव की ज्यादा जरूरत है, जबकि बीजेपी नए चेहरों को मौका देना चाहती है। साकेत, अगर हम बात करें 2 नामों की और एक क्षेत्र की, गोपालगंज की अगर हम बात करें तो यहां पर वरिष्ठ विधायक हैं सुभाष सिंह, सवर्ण जाति से आते हैं, उनको मौका दिया गया है। उसके अलावा युवा हैं, सांसद रह चुके हैं जनक राम, फिलहाल किसी भी हाउस के सदस्य नहीं है, उनको मौका दिया गया है, पिछड़ी जाति से आते हैं। तो इसको कैसे देखा जाए, एक ही जिले से एक सवर्ण और एक पिछड़ा?
देखिए बिल्कुल यहाँ गोपालगंज से निश्चित तौर पर आप देखिए दोनों नाम ऐसे हैं, लेकिन जो जनक राम है उनको आप सिर्फ गोपालगंज से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनका अभी जब सुशील मोदी का राज्यसभा के लिए जब यहाँ से नाम जाना था तो उस समय जनक राम का भी नाम काफी तेजी से चल रहा था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, और अंत समय में सुशील मोदी को वहां पर तय कर दिया गया, सुशील मोदी वहां राज्यसभा चले गए। ऐसे में माना जा रहा था कि जनक राम को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी, और ऐसा हुआ भी। अब देखिए अभी कोई सदन, किसी भी सदन के, ना वो विधान सभा के सदस्य हैं ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल के लिए शपथ के लिए फोन चला गया है, यानी वो मंत्री बन रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि एमएलसी का जो चुनाव होना है, जो राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है, उसमें एक नाम जो है वो जनक राम का होगा, क्योंकि उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए फोन जा चुका है। तो ये एक तरफ से साफ है, लेकिन सबसे अहम बात यह है यहाँ पर अलीम की जो चेहरे हैं इस बार बीजेपी की तरफ से जो चेहरे दिए गए हैं वो युवा चेहरे, और फर्स्ट टाइम इनको मंत्री बनाया जा रहा है। ऐसे चेहरों पर ज्यादा दाव है, क्योंकि लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप करने की कोशिश हमेशा बीजेपी की होती है। आप अगर देखिए कि जो इस बार भी जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जब सरकार ने शपथ ली थी, तो अलग अलग चौंकाने वाले नाम सामने आए थे बीजेपी की तरफ से, जिस पर कि कोई समझ भी नहीं सकता था। जैसा एक उदाहरण, अभी मैं खड़ा भी हूं तारकिशोर प्रसाद के पास, इनको कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अंत समय में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरह रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। तो बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले काम करती है, और कहीं ना कहीं पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूत करने की हर हमेशा कोशिश बीजेपी की होती है। अपने कार्यकर्ताओं को जो है उनको एक मैसेज देने की कोशिश होती है बीजेपी की तरफ से कि अगर आप पार्टी के लिए लगे हुए हैं तो पार्टी भी आपके लिए सोच रही है, कभी भी पार्टी आपको कहीं भी बिठा सकती है। ये मैसेज कार्यकर्ताओं में है, और यही वजह है अलीम की बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं, अगर आप देखें चुनाव प्रचार के दौरान या कोई भी कार्यक्रम होता है तो काफी ज्यादा बूस्टअप होते हैं, और वो पार्टी के लिए लगे रहते हैं। बिल्कुल, और ये साकिब कहीं ना कहीं बूस्टअप करता भी है। एक आम कार्यकर्ता को, एक आम विधायक को अगर आप मुख्यमंत्री बना देते हैं और एक ऐसे चेहरे को मंत्री के तौर पर सामने लाते हैं जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलता है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हम तमाम नामों पर चर्चा करेंगे, तमाम उन वजहों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस नाम को सामने लाने के पीछे क्या कुछ वजह है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जल्द लौटते हैं।